नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे शिक्षक या शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब देखिए, जब भी शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं शिक्षण को। यानी कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उनको प्रभावित करते हैं उनकी शिक्षण को। तो उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो शिक्षा एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनगिनत तत्व होते हैं। आप देखिए, शिक्षा क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया मतलब देखिए, हर एक के बस की बात नहीं है कि पढ़ाना, है ना? जैसे हर एक के बस की बात नहीं है पढ़ाना, तो इसलिए ये जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि देखिए, टॉपिक को अच्छे से समझाना, उसके बारे में ज्ञान प्रदान करना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं रहेगी तो छात्र कुछ सीख नहीं पाएंगे और अंततः अधिगम की अधिकता हेतु शिक्षण का प्रभावी होना आवश्यक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोई शिक्षक है, आपको पढ़ाते हैं, अगर वो प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली मतलब आपने देखा होगा कि कई वीडियोस देख लीजिए, कई वैसे शिक्षक देख लीजिए ऑफलाइन में, स्कूल कॉलेज में, तो जो किताब में लिखा है वही बस वो पढ़ के सुना देते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो इससे बच्चों को एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, अतिरिक्त ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं होता, जिससे क्या है वो कुछ नया सीख नहीं पाते। क्योंकि देखिए, जो बुक में लिखा है अगर आपको वही पढ़ के सुना दिया जाए तो आपको वो कैसे आएगा? चीज़ को समझाना, खुद से समझना और बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर देखिए, ऐसा करने में शिक्षक जो है वो नाकामयाब हो जाते हैं तो उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली नहीं रहती, छात्र कोई सीख नहीं पाते। तो इससे क्या है, जो अधिगम की अधिकता हेतु शिक्षण का प्रभावी होना आवश्यक है। तो इससे क्या है, बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह प्रभावशाली होनी चाहिए। तो शिक्षण तथ्यात्मक, सूचनात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान प्राप्त करने की क्रमिक प्रक्रिया है जो कि अलग अलग आयु वर्ग में विभाजित होती है, जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान एवं अन्य प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। अब देखिए, जो शिक्षण है वो कैसा होता है? वो तथ्यात्मक है, यानी कि तथ्य के ऊपर आधारित है, फैक्ट के ऊपर आधारित है। सूचनात्मक भी है, अवधारणात्मक भी है। यानी कि इसमें क्या है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं वो तथ्य भी प्रोवाइड करवाते हैं कि ये तथ्य है, ये फैक्ट है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? सूचना भी देते हैं और सब कुछ वो अच्छे से पढ़ाते हैं। चाहे देखिए, अलग अलग आयु है बच्चे की, चाहे वो छोटी आयु है, बड़ी आयु का है, अलग अलग वर्गों में विभाजित है। तो शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को जो ज्ञान है, जो अन्य प्रकार की सूचना है, वो प्रदान करते हैं। सो शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारण क्या है या कारक क्या है? फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग। सो देखिए, शिक्षक की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताएं, ठीक है, या शरीर की योग्यताएं। अब देखिए, शिक्षक की जो मानसिक या शरीर की योग्यताएं क्या हैं, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग में। जैसे देखिए, आजकल ऑनलाइन शिक्षा हो चुकी है तकरीबन, स्कूल में, कॉलेज में आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे आप देते हैं तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ते हैं तकरीबन। उसके अलावा ऑनलाइन जैसे कोर्सेज आते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि उसके मानसिक या शारीरिक योग्यताएं क्या है ना? क्या वो ढाल पाए हैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग? वो क्या वो समय के साथ चल रहे हैं वो चीज़? उनकी मानसिकता क्या है? उनको ये लगता है कि हाँ, ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया है, ऑनलाइन बढ़िया है, बच्चों को ये करवाना चाहिए वो, तो वो फैक्ट करता है उसके ऊपर। शिक्षक की शिक्षण संबंधी कुशलताएं। अब देखिए, फिर से वही बात है, कुशलता क्या है? ठीक है, शिक्षण संबंधी कुशलता क्या है? क्या उसमें वो कुशल हैं, कौशल प्रदान है उनको, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या आप जिनसे पढ़ रहे हैं, क्या उनको यूजीसी नेट के बारे में पता है? तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद शिक्षा का शिक्षण विधियों पर एकाधिकार। अब देखिए, बहुत सारे शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी शिक्षण विधियाँ बनाई हैं, तो उसके ऊपर एकाधिकार है, यानी कि उसका यूज़ वो ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई भी वीडियो है, अगर आप देखते हैं, अगर आप सेम कॉपी करके वीडियो को करते हैं, है ना, तो उसके ऊपर एकाधिकार होता है, कॉपीराइट होता है ना? तो आप वैसा कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये वीडियो चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। अगर आप मान लीजिए सेम ऐसे ही नोट्स बना के सेल करने लग जाओ, वो भी गलत बात है ना?
उसके अलावा जो शिक्षण विधियां हैं जैसे हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग से है, उसमें हर एक टीचर का अपना एकाधिकार होता है, तो वो भी इफेक्ट करती हैं। कक्षागत परिस्थितियां एवं वातावरण, देखिए कक्षा की परिस्थितियां क्या हैं, वातावरण क्या है, क्या वो बच्चे उसमें पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं, कैसे हैं वो चीज़। शिक्षा का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है। देखिए दो तरह से जो व्यक्तित्व होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। होता क्या है कि देखिए जैसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए। तो शिक्षक आसानी से फ्रेंडली तरीके के साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, समस्या का निदान कर देते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके पास जाने से बच्चे डरते हैं, तो उनकी जो समस्या वैसी की वैसी रहती है। तो व्यक्तित्व कैसा होता है ये डिपेंड करता है। उसके अलावा शिक्षक की प्रेरणाएं एवं प्रतिबद्धता, देखिए शिक्षक का समय समय पर बच्चों को प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट बच्चा अच्छा नहीं लेके आएगा, तो ये भी इफेक्ट करता है। तो आइए डिटेल से जानते हैं। से देखिए उपयुक्त सभी कारकों को और अधिक संगठित करके निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर, दूसरा है बौद्धिक कारक यानी कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 कारक बांटे गए हैं जो फैक्ट करते हैं टीचिंग को। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं ब्रीफली। सो पहला आता है व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। ठीक है, व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर्स। तो एक शिक्षक के व्यक्तिगत कारक क्या है। देखिए शिक्षक भी आपके जैसे ही इंसान है, उसके भी अपने व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं। जैसे पारिवारिक परिस्थितियाँ। तो देखिए पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सी बातें आ सकती हैं। पहला घर के आर्थिक हालात, उनके घर के आर्थिक हालात कैसे हैं। ठीक है, वो किस वर्ग से आते हैं। ठीक है, वो चीज़ें उनके हाल आर्थिक हालात सही है, क्योंकि देखिए आजकल जो पैसे सबकी ज़रूरत है ना। तो आजकल खर्चा इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका आर्थिक हालात कैसे हैं, तो क्या उसे वो कर पाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए। उनको अपनी टेंशन है, ठीक है वो चीज़। पति पत्नी के संबंध आपस में कैसे हैं। अगर देखिए संबंध अच्छे होते हैं तो आप अपना काम आसानी से करेंगे। अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो पढ़ाएंगे भी, साथ में अपना निजी लाइफ को भी संभालेंगे, है ना। तो उसमें क्या है, उनका ध्यान जो है बटा रहेगा आपस में। तो इसलिए ये डिपेंड करता है। बच्चों के प्रति दायित्व, देखिए उनके जो अपने बच्चे हैं उनके प्रति उनका क्या दायित्व है। जैसे देखिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश का नाम रोशन करें, है ना, परिवार का नाम भी रोशन करें। तो उसके प्रति दायित्व क्या है। जैसे एक शिक्षक को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बनना देखिए आसान काम नहीं है, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं बनाने के लिए। बच्चों को भी अच्छा होना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है, तो उसके लिए क्या है, शिक्षक की जो आमदन होना अच्छी है, उसके आर्थिक हालात होने अच्छे हैं। तो ये पर्सनल फैक्टर है। उसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, उसके अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसे संबंध है। ठीक है, अच्छे संबंध है तो वो अपना काम शिक्षा के ऊपर लगाएगा। अगर संबंध खराब है तो उसका ध्यान बटा रहेगा परिवार में और शिक्षण में। उसी प्रकार देखिए विद्यालय की परिस्थितियाँ कैसी हैं। जैसे शिक्षक के छात्रों के साथ संबंध कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था ना कि कुछ टीचर हैं जिनके पास जाने से बच्चा डरते हैं अपनी समस्या का हल लेके, कुछ टीचर के पास बच्चे आसानी से चले जाते हैं। तो ऐसे ही शिक्षक के छात्रों के साथ संबंध कैसे हैं। अच्छे संबंध हैं तो बच्चे भी अच्छे से सीखेंगे, शिक्षक भी अच्छे से पढ़ाएंगे। संबंध अच्छे नहीं हैं, टीचर ने पढ़ा के चले गए, बच्चों के मन में डाउट है लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, तो वो भी गलत बात है। शिक्षक की अपने सह शिक्षकों के साथ संबंध, यानी कि शिक्षक के अपने साथी शिक्षकों के साथ संबंध कैसे हैं, ये डिपेंड करता है। शिक्षक के प्रधानाचार्य या प्रशासन यानी कि प्रिंसिपल के साथ देखिए कैसे संबंध है, वो भी इसमें आते हैं। इन सभी बातों का शिक्षक के मन पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो बातें शिक्षक के मन को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं वे शिक्षक शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। अब देखिए उनका या तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा। अगर मान लीजिए शिक्षक के मन के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है
तो शिक्षा प्रभावी बनेगी। अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो शिक्षण जो है वो अप्रभावी होगा। आप इससे एग्री करते हैं? आई नो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज विद्यालय परिस्थितियाँ, यानी कि विद्यालय की परिस्थितियाँ कैसी हैं। देखिए, विद्यालय परिस्थितियों के अंतर्गत भी शिक्षकों को अपने अन्य साथियों, शाला प्रधान, प्रशासक आदि के साथ संबंध यदि ठीक है तो शिक्षण को अनुकूल रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु यदि ठीक नहीं है तो उसे शिक्षण को प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। देखिए, विद्यालय की परिस्थितियां जो हैं वो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विद्यालय में बाकी लोगों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। ये थे व्यक्तिगत कारक। अब हम बात करेंगे बौद्धिक कारक के बारे में, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, यानी कि जो दिमाग से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर बौद्धिक कारक। तो देखिए, बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है। अमूर्त मतलब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है वो होती है मूर्त। बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो जितना किसी भी प्रकार के रचनात्मक कौशल के प्रति महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें किसी चीज़ की रचना करनी है तो उसके लिए दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रचना करने के लिए। उतना ही शिक्षण के लिए भी, क्योंकि शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब शिक्षक स्वयं को कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके। अब देखिए, मान लीजिए कि कक्षा की परिस्थिति कैसी है, ठीक है, कक्षा की परिस्थिति कैसी है। देखिए, पहली बात तो जो हमारी बुद्धि है उसमें रचना करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। शिक्षण के लिए भी देखिए आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होता है। देखिए, शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब वो परिस्थितियों के अनुकूल डाले अपने आप को कक्षा की, और यह कार्य उस समय तक संभव नहीं होता जब तक शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च ना हो। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे लाइन का बहुत अच्छा मतलब है। देखिए, मान लीजिए कि शिक्षक को लगता है कि बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा होता है तो शिक्षक क्या करते हैं कि हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से समझाते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, है ना, कि ताकि जो कुछ लिखा है बच्चों को एक्स्ट्रा बुक से पढ़ाया जाए, कि ताकि बच्चे जो है वो अलग लेवल पे सीख सकें। यानी कि देखिए, शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो क्लास की परिस्थिति के अनुरूप ढालना होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है क्लास में पढ़ने के लिए, तो शिक्षक भी अपना काम पूरा करके जाते हैं, वो इतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, है ना, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो शिक्षक के भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ माहौल अच्छा है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, रिस्पॉन्स देते हैं बढ़िया से, तो वो भी अच्छे से काम करते हैं, वो भी अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनको अपने अनुरूप क्या है, ढालना है। जैसे पता है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, करंट अफेयर भी सीखते हैं, है ना, बहुत सारी नई नई चीज़ सीखते हैं। तो शिक्षक को अपना बौद्धिक स्तर है वो उच्च करना होगा। उसे डिपेंड नहीं रहना है बुक के ऊपर कि किताब में जो लिखा है वही पढ़ाना है। उसे ये चाहिए कि जो आजकल की चीज़ें हो रही है वो भी साथ में संबंध करके, रिलेट करके पढ़ानी है। तो इससे क्या है, बौद्धिक कार्य उसका पता चलता है। मान लीजिए कि शिक्षक का बौद्धिक कार्य उच्च नहीं है तो शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनेगा। बौद्धिक कार्य उच्च है तो शिक्षण जो है वो प्रभावशाली बनता है। अधिक नहीं तो प्रत्येक कक्षा में कुछ छात्र तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से कहीं ना कहीं अधिक प्रखर होते हैं। इन छात्रों की जिज्ञासाओं को भी वही शिक्षक शांत कर पाता है जो स्वयं भी बुद्धि दृष्टि से प्रखर हो। देखिए, बहुत सारे क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो देखिए, वो हर एक जो छात्र हैं वो सवाल करते हैं शिक्षक को, तो शिक्षक को भी तैयार रहना चाहिए अपने बुद्धि को उस लेवल पे, कि ताकि अगर बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं तो शिक्षक उसका आंसर दे पाए। ठीक है, वो चीज़। सो शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितना उच्च स्तर का होगा उसका शिक्षण उतना ही प्रभावी होगा। यदि शिक्षक बुद्धि है तो, यानी कि देखिए, अगर शिक्षा जो दे रहे हैं शिक्षक, अगर उसमें जो लेवल है शिक्षण का बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो उसकी जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा उच्च होना चाहिए, है ना। यदि ऐसा है तो ये पॉइंट आते हैं। यदि मान लीजिए शिक्षक जो है वो प्रखर बुद्धि का है, अच्छे इंटेलिजेंस का है, तो कैसे है, देखिए, वो छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी समय करेगा। अगर मान लीजिए कि
छात्रों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शिक्षक हाथों हाथ उसी समय उस प्रॉब्लम का हल कर देगा। दूसरी तरफ प्रतिभाशाली छात्रों की उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा। यानी कि देखिए, जो प्रतिभाशाली छात्र है यानी कि जो अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं, जो उनके मन में जिज्ञासा है पढ़ने के लिए, जो उनके प्रश्न है वो उनका उत्तर दे सकेगा। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेगा। यानी कि देखिए, बदलती हुई परिस्थितियाँ कैसी हैं, जैसे देखिए हमारे करंट अफेयर आते हैं, आज मंत्री कोई है, कल कोई और मंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऊपर से शिक्षा मंत्री, सब कुछ बदलते हैं। अगर देखिए इनकी परिस्थिति बदलती है, उसके अलावा नई एजुकेशन पॉलिसी जैसे अभी लागू हुई है ना, 2020 में जैसे लागू हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए वो अपने आप को ढाल सकेगा। वह स्थिति का कहीं सुलभ ढंग से निर्णय ले सकेगा कि कहाँ तर्क से काम लेना है, कहाँ अनुभव आधारित ज्ञान से। तो देखिए उनको ये पता होगा कि कहाँ तर्क देना है ना, कहाँ तर्क देना है, कहाँ अनुभव है। अनुभव ज्ञान क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वो अपनी तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ाते हैं। उसके अलावा यदि कोई बात ऐसी है जिससे वह स्वयं नहीं जानता और स्वयं और जल्दी सीखकर शिक्षार्थी को बता देगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब शिक्षक के पास नहीं होता, लेकिन वो उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं और शिक्षार्थी को फटाफट उसका जवाब दे देते हैं। यह निर्णय कर सकेगा कि कहाँ कौन सी विधि और कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। तो यह कर सकेगा। देखिए शिक्षक को निर्णय लेना ज़रूरी है कि कौन सी विधि कहाँ पे उपयुक्त है। ठीक है, देखिए हर एक बच्चों का पढ़ने का लेवल जो है वो अलग है। हमेशा टीचर का, जैसे मेरा खुद का मानना है कि हम जैसे पढ़ाते हैं तो हमारा ये होता है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे वो इंटेलिजेंट नहीं है, सबको बेसिक से करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है वो चीज़। किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो। यानी कि देखिए अगर कोई पाठ है उसकी गहराई में शिक्षक वही जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि, यानी कि देखिए जो शिक्षक जो है वो खुद से अपनी जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं वो उसी पाठ की गहराई में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ाते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा देते हैं, है ना, तो वो वही कर पाते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हों, वो जो अच्छे इंटेलिजेंस वाले हों। तो देखिए सबसे पहले आता है कार्य का विश्लेषण। अब देखिए जो टीचर में जिसमें बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल जो है फैक्टर, तो उसमें देखिए कार्य का विश्लेषण, जैसे देखिए एनालिसिस ऑफ टास्क। अब देखिए शिक्षक को अपने कार्य की वास्तविक प्रकृति के बारे में समुचित ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर शिक्षक को अपना कार्य जो जो उसका वास्तविक कार्य है ना, जिसका जो अपना कार्य है, जिसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए और कार्य के जो विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य विश्लेषण की योग्यता निम्नलिखित जो है वो करती है। इनकी देखिए जो कार्य विश्लेषण की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो शिक्षक को या शिक्षण को प्रभावित करती हैं। जैसे देखिए मान लीजिए शिक्षक को पता है कि उसे क्या पढ़ाना है, तो उसके बारे में से पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसे क्या चीज़ पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का लेवल क्या है, वो किस लेवल से बच्चों को पढ़ाए कि ताकि बच्चे आसानी से सीख पाएँ। जैसे देखिए छात्रों की सीखने संबंधी क्रियाएं, अब छात्र जो हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनका बहुत लो लेवल है, बहुत हाई लेवल है, ज़्यादा पढ़ाना है, कम पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ाना है, वो उसको पता होना चाहिए। छात्रों से सीखने संबंधित प्रत्याशित व्यवहार, यानी कि देखिए जो छात्र है वो अगर सीखना चाहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, क्या वाकई वो सीखना चाहते हैं, ये शिक्षक को समझना चाहिए। छात्र अधिगम संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान, यानी कि देखिए छात्र की परिस्थिति क्या है, उनको बहुत ज़्यादा देखिए, जैसे मान लीजिए मैथ्स का टीचर है, गणित का टीचर है, शिक्षक है, मान लीजिए कि बच्चों को कुछ मैथ के सवाल मुश्किल लगते हैं तो टीचर के पास जाते हैं, वो उनको आसान कर देते हैं। तो उसकी परिस्थिति कैसी है, जो चीज़ मुश्किल है उसे आसान कैसे बनाना है। अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड, अब देखिए अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड का निर्धारण, अब देखिए देखना है कि किस लेवल तक बच्चों को पढ़ाना है, वो इसमें होना चाहिए, ये टीचर को पता होना चाहिए, क्योंकि यही जो है कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं।
सो दूसरा यहाँ पे पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, यानी कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। शिक्षक द्वारा शिक्षण के लिए उद्देश्यों की पहचान के बिना अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। देखिए शिक्षक क्या है ना। देखिए मान लीजिए हमारा हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको करवाना है ना। अगर हमें यही पता नहीं होगा हमारा उद्देश्य क्या है तो हम पढ़ते जाएं तो उसका लक्ष्य नहीं है कोई भी। तो अतः शिक्षण उद्देश्यों की पहचान के द्वारा शिक्षक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता पुस्तक के निर्माण से प्रारंभ होती है और छात्र के मूल्यांकन तक जारी रहती है। देखिए यानी कि जब शिक्षण का उद्देश्य क्या है, पुस्तक का निर्माण, जैसे मान लीजिए कि पुस्तक में जो चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे क्या लिखा है और बच्चों को क्या बुक में लिखा हुआ समझ में आया। अब देखिए कई बच्चे कहते हैं ना कि मैंने वो बुक पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, उसका मूल्यांकन क्या निकला छात्रों का कि उसकी लैंग्वेज टफ है, किसी को समझ में नहीं आ रही। कई कहते हैं कि हमने वो बुक पढ़ी वो बहुत आसान लैंग्वेज में है, तो छात्रों का मूल्यांकन क्या हुआ कि वो उनको आसानी से समझ में आ गया। तो जो आसानी से समझ में आएगा तो उसे प्रेफर करेंगे। जैसे हमारी क्लासेस हैं, हमारे जैसे नोट्स हैं, तो बच्चे प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज आसान है, हम बिल्कुल आसानी से समझाते भी हैं। अगर छात्र खुद से पढ़ते हैं तो उनको आसानी से समझ में आता है, तो इसलिए उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मार्केट में कोई भी बुक देखते हैं, आपको बुक तो मिल जाती है लेकिन उसमें ऐसी जो टफ लैंग्वेज होती है जो आपके पल्ले नहीं पड़ती। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको वो लैंग्वेज चुननी चाहिए, वो बुक चुननी चाहिए जो आपको आसान लगे। तो अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, यानी कि राइटिंग ऑफ लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल। देखिए जो अधिगम के उद्देश्य हैं उसको क्या है, व्यवहारिक रूप से लिखना, व्यवहारिक रूप में। अब देखिए शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य को अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता होती है। इनकी देखिए जो शिक्षक है वो क्या करते हैं, अपने शिक्षण कार्य को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप देने के लिए क्या है, अपने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखते हैं कि वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों शिक्षण को निम्नलिखित रूप से सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब देखिए शिक्षण को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं सकारात्मक रूप से। देखिए जैसे यह उद्देश्यों को विस्तृत रूप प्रदान करता है, जैसे देखिए जो हमारा उद्देश्य है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, उसे विस्तृत रूप प्रदान करेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम ये लेक्चर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आपको यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है पेपर 1 आसान बना दूँ। दूसरी बात, यह परीक्षण प्रश्नों के चयन में सुगमता प्रदान करे। ठीक है, सुगमता प्रदान करना या सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो परीक्षण प्रश्न है, यानी कि परीक्षण में जो प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे टफ क्वेश्चन है आपको आसान कैसे लग सकते हैं। जैसे होता है ना, आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन करने हैं, आपको 40-45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो सुगम तरीका क्या है, जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी है ना। हमारा टारगेट है कि हम जो भी चीज़ पढ़ें उसे आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सके। यह शिक्षण एवं अधिगम को संतुलित बनाता है। देखिए ये शिक्षण और अधिगम को संतुलित बनाए रखता है, यानी कि देखिए बच्चों को जो शिक्षक पढ़ाता है ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाए, आसान से पढ़ाए कि ताकि उनको समझ में आए और बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे, एक संतुलन बना रहे। यह शिक्षण की सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोगी है। अब देखिए शिक्षक के जितने भी प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उसके मूल्यांकन में सहयोगी है, क्या बच्चों को प्रश्न के जो उत्तर हैं सही तरह आए हैं। यह शिक्षण युक्तियों, व्यू संरचना तथा दृश्य श्रव्य सामग्री के निर्माण में सहायक है। यानी कि देखिए शिक्षण की युक्तियाँ क्या हैं, व्यू संरचना क्या है, दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका निर्माण कैसे करना है। जैसे देखिए ये भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनके आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपको सुनाई भी दे रही है ना। मेरा टारगेट क्या है, आपको आसानी से समझाऊं, इसलिए मैं आपको देखिए हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ, कलरफुल तरीके से बता रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक हैं वो हम करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि देखिए इसमें हम करेंगे मनोवैज्ञानिक कारक को के तहत
अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, भावना, ग्रंथियाँ, कारक आते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा पर्सनल फैक्टर, ठीक है, व्यक्तिगत कारक, फिर हमने पढ़ा बुद्धिमत्ता वाले कारक, अब हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कारक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसमें देखिए अभिक्षमता भी आएगी, रुचि भी आएगी, अभिवृत्ति भी आएगी, भावना ग्रंथियाँ भी इसमें आएंगे। सो देखिए अभिक्षमता क्या है, जिसे एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है। देखिए शिक्षक की बहुत तकलीफ सकती है कि जो किसी कार्य के प्रति उन्मुख करती है। इसी आधार पर जैसे कोई इंजीनियर के कार्य की पसंद करता है, तो कोई डॉक्टर करना। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे आप पढ़ते हैं, आपका मन है, आपके घर वाले कहते हैं आपको डॉक्टर बनाना है, लेकिन आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। आपको पता है कि आपकी अभिक्षमता कहाँ पे है ना। वो चीज़ जिसमें देखिए आपका टैलेंट हो, जिसमें आपका अभिक्षमता हो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर में अच्छे हैं तो डॉक्टरी करें, नहीं तो आप क्या है, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग करें, है ना। तो अगर आप करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, लेकिन तो करते हैं डॉक्टरी, तो वो गलत बात है। इसलिए क्या है कि कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई समाज सेवा करना पसंद करता है, तो कोई अध्यापक, कोई शिक्षक बनना पसंद करता है। तो यह यहाँ पर एक बात दृष्टि वे है कि यदि कोई शिक्षक किसी भौतिक प्रलोभन के कारण किसी व्यवसाय या कार्य को पसंद करता है, तो वह उसकी अभिक्षमता न कहलाकर अभिवृत्ति कहलाती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि यदि कोई शिक्षक है, किसी भौतिक प्रलोभन जैसे होता है ना, वो शिक्षक कहता है कि यार इस कार्य में पैसे ज़्यादा हैं, डॉक्टरी में पेशे में ज़्यादा पैसे हैं, इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसे हैं, तो मुझे वो काम करना है। अगर पैसे के चक्कर में करके आप कोई काम करते हैं, तो आपकी वो अभिक्षमता नहीं कहलाएगी, वो आपकी अभिवृत्ति कहलाएगी। अभिक्षमता क्या होती है कि आपकी योग्यता, है ना। आपकी योग्यता क्या है, जैसे आप अच्छा पढ़ा सकते हैं तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन तो दूसरे काम में ज़्यादा पैसे अगर आप वो करते हैं, वो आपकी अभिवृत्ति होती है, वो आपकी जिज्ञासा होती है, ठीक है, वो चीज़। तो शिक्षक का झुकाव मन से अधिक अध्यापन की ओर नहीं होगा। वह अच्छा शिक्षक बन सके यह कम ही संभव है। देखिए अगर आपका ध्यान कहीं और है, पैसे कमाने की जगह आप बोलते हैं वहाँ पे इतनी तनख्वाह है, इतने पैसे हैं, लेकिन आपको कम मिल रहे हैं, तो आप इससे अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए इससे दूसरी ओर जिस शिक्षक का झुकाव मन से अध्यापक की ओर है, और वह यदि अच्छा शिक्षक नहीं है, तो प्रयास करने पर अच्छा शिक्षक बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं, लेकिन आप प्रयास करते जाएंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो आप अच्छा शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि किस में है, पढ़ाने में। सो कहने का मतलब क्या है कि जिसमें मन लगे आपको वो काम करना चाहिए, तो आपकी जो अभिक्षमता होती है। दूसरा है रुचि। रुचि एक ऐसा तत्व है जो किसी भी बात को सीखने और किसी भी काम को करने की पूर्व आवश्यकता है। शिक्षक कितना ही बुद्धिमान और अभिक्षमता वाला क्यों ना हो, यदि उसकी रुचि पढ़ाने में नहीं है, तो वह क्लास में या कक्षा में शारीरिक रूप से चला भी जाए, पढ़ा नहीं पाएगा। देखिए अगर आपका कोई काम करने में मन नहीं है, तो आप वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षक का मन नहीं है पढ़ाने के लिए, क्लास में आता है लेकिन वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। अभिवृत्ति, सो देखिए अभिवृत्ति रुचि का ही प्रगाढ़ रूप है। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है, उसमें रुचि लेते लेते हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। मानव मन की वह दशा है जो अध्यापन की ओर उन्मुख या विमुख करे, उसकी अभिवृत्ति है। देखिए अभिवृत्ति आपकी क्या है कि जिस काम में आपकी रुचि होती है ना, वो आपकी धीरे धीरे क्या है, अभिवृत्ति बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है धीरे धीरे, है ना। वो चीज़ जो आप मान लीजिए आप पढ़ाना चाहते हैं, आपको पढ़ाने में रुचि है, तो आपकी वह क्या है, वो अभिवृत्ति बन जाएगी। सो भावना ग्रंथियाँ क्या हैं, देखिए भावना ग्रंथियाँ भी शिक्षण को प्रतिकूल रूप से ही प्रभावित करती हैं। यदि कोई अच्छा शिक्षक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो उसमें अह जागृत हो जाता है। अह के पनपने पर उसका अध्ययन टूट जाता है। अध्ययन टूटने पर अध्यापन धीरे धीरे वह कुशलता कम होने लगती है जो उसने पहले अर्जित की थी। यही हाल हीन भावना का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैं सबसे महान टीचर हूँ, है ना, तो उसमें क्या है, धीरे धीरे क्या है, कुशलता कम होती है। क्यों? क्योंकि देखिए वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा समय के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, उसमें कुशलता कम होती है।
जब कोई शिक्षक स्वयं को अन्य शिक्षकों की तुलना में हीन समझने लगता है तो उसकी अध्यापन कुशलता धीरे धीरे कमी आने लगती है। जैसे होता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी बढ़िया नहीं है, तो वो क्या है, उसमें कमी आती है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार की भावना ग्रंथियाँ शिक्षक को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे यह भी जानना आवश्यक है कि वह कौन से कारक हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इन कारकों की जानकारी हो जाने पर एक शिक्षक स्वयं में सुधार लाकर एक प्रभावी कुशल शिक्षक बन सकता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को भली भांति एवं प्रभावी तरीके से संबंध कर सकता है। यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे ही कारकों का वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपकी भावना ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, तो आपका भावना ग्रंथि, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके मन में आ गया कि मैं अच्छा टीचर हूँ, है ना, तो आपके आसपास कोई टीचर है ही नहीं है, तो जो आपने सीखा होगा वही क्या है, उससे आपकी कुशलता कम हो जाएगी। दूसरी तरफ देखिए कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप दूसरे के टीचर की तुलना में अपने आप को हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, कम ज्ञान वाला समझते हैं, तो भी आप में कमी आने लगती है। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपकी सोच पर आधारित है। तो हमने देखें यहाँ पे किया है कि व्यक्तिगत कारक क्या है, बौद्धिक कारक क्या है और मनोवैज्ञानिक कारक क्या है। अब हम बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, यानी कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब देखिए, ये अदर फैक्टर है जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए क्या है जानते हैं। देखिए, पहला है शिक्षक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, यानी कि शिक्षक की शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है, उसने क्या सीखा है वो सब कुछ। देखिए, जैसे प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक का उच्च शिक्षित होना आवश्यक है। यानी कि देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपको यूजीसी नेट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या आपको सीटेट पढ़ा रहे हैं या पीजीडी टीजीडी आईएएस पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो उसके वो उनके पास उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, क्या वो उस दौर से गुजर चुके हैं, क्या उन्होंने खुद से तैयारी की है, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं उसमें। जैसे देखिए, प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा का उच्च शिक्षित होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपको शिक्षक कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो उसमें वो निपुण है, क्या उसमें वो उच्च शिक्षित प्राप्त है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, ये सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं। उच्च रूप से शिक्षित एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी प्रभावी निर्देश दे सकता है तथा शिक्षा के निर्धारित एवं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई शिक्षक है, वो विद्यार्थियों को तभी पढ़ा सकता है कि जो अगर उसने अच्छे से खुद से किया हो, तभी वो शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य जो है वो बच्चों को दे सकेगा। यदि एक सामान्य स्नातक शिक्षक की तुलना में एक बीएड, डीएड, परास्नातक या पीएचडी डिग्री धारक शिक्षक की तुलना की जाए, तो हम पाते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षण कार्य ज़्यादा अच्छे से करता है। अब देखिए, मान लीजिए एक सामान्य स्नातक शिक्षक है जिसने ओनली ग्रेजुएशन ही किया है और कुछ नहीं किया। उसके अलावा एक तरफ टीचर है जो बीएड कर चुके हैं, डीएड कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप खुद से सोचिए कि कौन ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, जिसने पीएचडी लेवल किया है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया से पढ़ा सकेगा। आप जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे प्रेफरेंस रहती है, फ्रेशर के को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। वहाँ पे होता है कि अगर किसी ने पीएचडी की है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे, इसलिए। शिक्षक का अनुभव भी ज़रूरी है। आपका अनुभव कितना है? आप कहीं पे भी देखें टीचर लगेंगे, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपने कितनी देर पढ़ाया है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने पढ़ाया नहीं है, तो आपको बहुत सारी आपके अंदर कमियां होंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसे अच्छे से कर पाते हैं। शिक्षक का अनुभव भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे शिक्षक का अनुभव बढ़ता है, उसका शिक्षण कौशल और अच्छा होता जाता है। यह देखा गया है कि जो शिक्षक अनुभवहीन होते हैं वे ना तो अच्छी तरह से शिक्षण कर पाते हैं और ना ही विद्यार्थियों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, उनका अनुभव बढ़ता है, उनका शिक्षण कौशल भी और अच्छा होता है। उसके अलावा जो शिक्षक अनुभवहीन है, जो फ्रेशर है, उनको पता नहीं है क्या करना है, तो वो ना तो शिक्षण कर पाते हैं, ना वो पढ़ा पाते हैं और ना ही शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं।
ठीक है। दूसरा है तीसरा पॉइंट है शिक्षक का कौशल। अब देखिए शिक्षक का कौशल क्या है। कौशल किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने की एक विधि है, यानी कि अगर आपको कोई कार्य करना है, बेहतर तरीके से करना है, तो आप में उसका स्किल होना चाहिए, उसमें आपको कौशल होना चाहिए। यदि शिक्षक का शिक्षण कौशल अच्छा है तो वह शिक्षण कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकता है या करता है। शिक्षक के शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे बेहतर परिणाम दे सके। अब देखिए कोई एक शिक्षक है, अब उसका जो शिक्षण कौशल कैसे बेहतर होता है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे आपने बीएड किया है, आपकी टीपी लगती है किसी स्कूल में कि बच्चों को पढ़ाना है ना? तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, दूसरे का आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको बताया जाता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 उसमें पेपर 1 में, ये क्यों लगाया गया है कि ताकि आप इससे जान सके कि आपको पढ़ाना कैसे है। ठीक है, आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि ताकि आप उसे अच्छे परिणाम दे सकें। कुछ शिक्षकों में शिक्षण कौशल जन्मजात होता है, परंतु अधिकतर शिक्षकों को यह कौशल कौशल अर्जित करना पड़ता है। देखिए कुछ तो जन्मजात टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ में क्या है कि कौशल अर्जित करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है टीचर के लिए। सो देखिए कुछ प्रमुख कौशल है, कुछ प्रमुख शिक्षण कौशल कौन से हैं। देखिए शिक्षण में पहला कौशल क्या होना चाहिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए आपके पास प्रश्न पूछना, शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए और शिक्षक द्वारा प्रयोग करना। देखिए जो चीज़ है उसमें नई चीज़ लेके कैसे आई जाएगी, जैसे शिक्षक प्रयोग करेगा। जैसे लगता है कि देखिए कोई गणित का सवाल है, बहुत लंबा है, लेकिन उसे आसान तरीके से शॉर्ट में समझाया जाता है, तो टीचर उसे प्रयोग करके देख सकता है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना, लेक्चर देना शिक्षक द्वारा शिक्षण युक्तियों का उपयोग करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधियों का उपयोग करना, शिक्षक की संवाद करने की क्षमता, शिक्षण के कार्य के प्रति गंभीरता, शिक्षक द्वारा समस्या का निदान करना। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो शिक्षण कौशल में आती हैं। अगर ये शिक्षक के पास या टीचर के पास चीज़ें नहीं हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि शिक्षण को ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। सो नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक कारक। देखिए आर्थिक सामाजिक कारक क्या है, शिक्षक एवं विद्यार्थी की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शिक्षक की आर्थिक पृष्ठभूमि में मुख्यतः उसका वेतन होता है। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक कारक है, ठीक है। अब देखिए जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसमें उसका जो वेतन होता है, जो उसकी सैलरी होती है, जो उसकी तनख्वाह होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। आप देखिए आजकल महंगाई का ज़माना है ना। शिक्षक भी तो इंसान है, उसको भी अपना घर चलाना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब एक शिक्षक को उचित और पर्याप्त वेतन मिलता है तो वह चिंता मुक्त होकर शिक्षण का कार्य करता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी निर्धन एवं संपन्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों में बांटा जा सकता है। देखिए मान लीजिए शिक्षक को अच्छा वेतन मिलता है तो वो अच्छे से पढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मेरा खर्चा निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो अच्छे से पढ़ाता है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी हैं वो निर्धन भी है और संपन्न भी हैं, वो दो तरह के हैं। कई कहते हैं शिक्षक वो विद्यार्थी कहते हैं कि आप फ्री में पढ़ाओ। आप देखिए हर एक चीज़ जो है वो फ्री नहीं हो सकती, है ना। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे कई फ्री में पढ़ाते हैं, कई फ्री में नहीं पढ़ाते। अगर देखिए शिक्षक आपको फ्री में पढ़ाते जाएंगे तो वो खुद कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें कैसे अरेंज करेंगे। जैसे मैं आपको ये स्लाइड बता रहा हूँ, इसमें समझा रहा हूँ, इसमें देखिए अगर हम सब कुछ ऐसे ही कर देंगे तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, है ना। तो शिक्षक भी इंसान है, उसको भी देखिए अपना जीवन चलाना है, तो उसके लिए क्या है, अगर आप उनसे कोर्स लेते हैं, करते हैं, तो वो आपकी ही हेल्प करेंगे, आपको भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अगर कोई निर्धन छात्र है उसकी शिक्षक हेल्प करते हैं, जैसे हमारे पास देखिए कई निर्धन छात्र आते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। तो कई आते हैं संपन्न छात्र हैं जो आर्थिक तौर पर ठीक हैं, तो हम उन्हें उसमें बांट सकते हैं। शिक्षा की सामाजिक पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आती है। देखिए पहली बात तो आर्थिक हमने किया, उसकी सैलरी आ गई, वेतन आ गया। दूसरे में उसका सामाजिक में उसका परिवार आ गया। यदि कोई शिक्षक ऐसे परिवार से संबंधित है जिसमें उसके माता पिता और अन्य लोग भी शिक्षण का कार्य करते हैं, तो उसे अच्छे शिक्षण से संबंधित कई बातों की जानकारी पहले से ही होती है। जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, आपके परिवार में आपके माता पिता या आपके भाई बहन कोई टीचर है, तो आपको शिक्षण कौशल के बारे में बहुत सारी देखिए चीज़ें पहले से ही पता होती हैं।
तो छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि में शिक्षित एवं अशिक्षित पारिवारिक पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं। देखिए जैसे छात्र हैं उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में देखिए शिक्षित या अशिक्षित पारिवारिक पृष्ठभूमि के छात्र हैं, जैसे जिसमें माता पिता पढ़े लिखे होते हैं बच्चों के, जिसमें माता पिता पढ़े लिखे नहीं भी होते। सो यह देखा गया है कि शिक्षित पारिवारिक पृष्ठभूमि के छात्र पढ़ने में थोड़ा अच्छे होते हैं, जबकि अशिक्षित पारिवारिक पृष्ठभूमि के छात्र पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। जिनके देखिए माता पिता पढ़े लिखे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, जिनके पढ़े लिखे नहीं हैं है ना पढ़ने के लिए वो भी इनकरेज करते हैं, लेकिन छात्र थोड़े से कमज़ोर होते हैं पढ़ने में। वैसे यह कोई ठोस नियम भी नहीं है कि ऐसा होता ही है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर जो गरीब है या जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कमज़ोर ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है ना, तो ये ठोस नियम नहीं है। सो शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक पढ़ाता है, उसकी अपने अपने क्वालिटी होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आपको उसके लिए सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आपको बीएड करना ज़रूरी है ना, ये चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक योग्य शिक्षक ही शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो देखिए एक कुशल शिक्षक के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। क्या योग्यताएं हैं? जैसे जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट, ये शिक्षक बनने के लिए योग्यताएं हैं। दूसरा है नेक्स्ट है कक्षा का माहौल। देखिए कक्षा माहौल बहुत ज़रूरी है। कक्षा का माहौल भी शिक्षण के कार्य पर प्रभाव डालता है। एक कक्षा में अच्छा माहौल बनाने में शिक्षक एवं छात्र दोनों का सहयोग आवश्यक है। अब देखिए मान लीजिए शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें देखिए शिक्षक को भी अच्छा माहौल बनाना चाहिए और छात्र दोनों का सहयोग आवश्यक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हूटिंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, शिक्षक का मन नहीं है पढ़ाने के लिए, तो वो भी बात गलत है, उससे अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा। माहौल अच्छा कब होगा? जब टीचर पढ़ाने के लिए एग्री हों, अच्छा हो, और जो छात्र भी पढ़ने के लिए अच्छे हों, वो चीज़। अच्छे वातावरण वाली कक्षा में शिक्षक भी शिक्षण का कार्य अच्छे से करता है तथा छात्र भी सीखना का कार्य अच्छे से करते हैं। ऐसे शिक्षक होने से या ऐसा होने से शिक्षक को पढ़ाने एवं छात्रों को शिक्षक बातें सुनने में आसानी रहती है। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए माहौल अच्छा है तो शिक्षक अच्छे से पढ़ाएगा, माहौल ख़राब है तो शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए कक्षा का माहौल ज़रूरी है। यही जो है वो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। सो नेक्स्ट है विषय वस्तु। अब देखिए कक्षा में किसी विषय के प्रभावी शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को उस विषय की पूरी जानकारी हो। ऐसा होने पर ही वह छात्रों को उस विषय की सही जानकारी दे सकता है। यदि शिक्षक उस विषय के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है तो वह छात्रों को उस विषय की सही जानकारी नहीं दे सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वह छात्रों को कुछ गलत जानकारी दे दे। देखिए विषय वस्तु के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक हिस्ट्री का टीचर है, इतिहास का, अगर उसे गणित पढ़ाने के लिए दिया जाए तो वो अपने लेवल पे गणित तो पढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ा पाएंगे जो गणित का टीचर करवा सकता है। लेकिन गणित के टीचर को इतिहास पढ़ाने के लिए दिया जाए वो उसे अच्छी तरह से इतना नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे इतिहास का टीचर हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उस विषय के बारे में, अगर मान लीजिए कक्षा में कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या आप किसी से पढ़ रहे हैं तो शिक्षक को उसके बारे में, विषय वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो आपको टीचर गलत जानकारी दे देंगे, है ना। तो मान लीजिए यूजीसी नेट के बारे में किसी को पता नहीं है, वो आपको गलत जानकारी दे देते हैं, तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये तो बात गलत होगी उसकी, है ना। तो ऐसे करके गलत जानकारी आपको मिल जाती है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, विषय वस्तु के बारे में पता होना चाहिए, तभी उनको पढ़ाना चाहिए। शिक्षक एक शैक्षणिक संस्थानों में समन्वय, देखिए शिक्षक का जो शैक्षणिक संस्थान में इसमें समन्वय आपस में होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराए। इसके लिए शिक्षक का स्वयं का प्रबंधन एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समन्वय रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है कि जो उसकी शिक्षण की प्रक्रिया है जिसमें उसको पढ़ाना है
वो उसे स्वतंत्र वातावरण में इनकी अपने तरीके से वो जैसे पढ़ाना चाहता है बच्चों को, तो वैसे उसका होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए उसको लगता है कि उसे वीडियो दिखानी चाहिए बच्चों को, है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए, तो उसका शैक्षणिक संस्थानों से अच्छा संबंध होना चाहिए, इस मन में होना चाहिए कि ताकि समय आने पर वो शैक्षणिक संस्थान से उस चीज़ की डिमांड करिए जो छात्रों के लिए ज़रूरी है, जिसका उपयोग करके शिक्षक छात्रों को अच्छे से समझा सके। सो नेक्स्ट है कार्य का विश्लेषण। अब देखिए, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षक को आवश्यक है कि वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने कार्य के साथ साथ शिक्षार्थी के कार्य का विश्लेषण भी करे। अब देखिए, कार्य का विश्लेषण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है, एक जगह विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, दोनों ही दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, है ना। शिक्षक को क्या आवश्यक है कि अगर उसे अपना शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो उसे अपने कार्य के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, अपने कार्य के साथ साथ उसे क्या है कि जो विद्यार्थी का कार्य है उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि जो उसने पढ़ाया है, जो उसने काम दिया है, क्या छात्र उसे अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे नहीं कि टीचर ने अपना पढ़ा दिया, बात खत्म होगी, लेकिन बच्चे उसे कितना फॉलो करते हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीति। सो देखिए, नेक्स्ट है जो शिक्षण संस्थान है उसकी प्रशासनिक नीति कैसी है। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीति भी इसके ऊपर प्रभाव डालती है, शिक्षण के ऊपर। यदि कोई शिक्षक किसी कार्य को करना चाहते हैं या छात्रों की भलाई के लिए उन्हें किसी अलग तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी छूट होनी चाहिए। आपका मैंने वही बताया कि जैसे मान लीजिए शिक्षक चाहते हैं कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊं कि बच्चों को समझ में आए, उसके लिए वीडियो दिखाया जाए, प्रयोगशाला का उपयोग किया जाए, कैसे भी किया जाए, उसका पढ़ाने का तरीका ऐसे हो जिससे बच्चों को समझ में आए, तो ऐसी छूट जो शिक्षक को देनी चाहिए। अगर शिक्षण संस्थान कहते हैं कि नहीं ये बहुत खर्चीली, हम ये नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो उससे शिक्षण जो है वो प्रभावित होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अभिभावकों की अपेक्षाएं। देखिए, अभिभावक क्या है, आपके पेरेंट्स, छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उसकी अपेक्षाएं क्या है। तो देखिए, शिक्षण कार्य में यह भी आवश्यक होता है कि अभिभावक छात्रों में किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। यानी कि देखिए, जो अभिभावक है, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपसे किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, हर एक को चाहता है इसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, है ना, और सब कुछ वो ऐसा चाहते हैं। तो इस कारक को मनोवैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सो कई बार ऐसा देखा गया है कि अभिभावक यह चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्र केवल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बैंक अधिकारी ही बने। ठीक है, ऐसे अभिभावक अपने बच्चों पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रभाव डालते हैं। ऐसी दशा में किसी वजह से यदि बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते तो वो तनाव में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे बाद में शिक्षक को सहयोग नहीं देते। ऐसा होने पर शिक्षण के कार्य में बाधा आती है। ठीक है, तो देखिए, माता पिता की अपेक्षाएं होती है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैंक अधिकारी बने। अगर मान लीजिए बच्चा का डॉक्टरी में मन नहीं है, तो अगर वो बैंकिंग में जाना चाहता है, लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं डॉक्टर ही बनो, है ना, तो निरंतर प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो तनाव में चले जाते हैं, तो वो शिक्षण में शिक्षक के सहयोग नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए उनकी कहीं पे ट्यूशन लगवा दी जाती है, जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो उनका उसमें मन नहीं लगता, ऐसे करके। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी टीचर को या शिक्षण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है संस्थागत सुविधाएं। अब देखिए, संस्थागत सुविधाएं क्या हैं। देखिए, किसी भी शैक्षिक संस्थान की गुणात्मक और सकारात्मक प्रगति उस संस्था में दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल में, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है छात्रों को, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है शिक्षक को, ये बहुत ज़रूरी है। सुविधाएं आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए और इनमें भी क्रमिक विकास के अनुसार हो। तो संपूर्ण शैक्षिक संस्थान में कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी, अभिभावक, संरक्षण इन सुविधाओं के द्वारा मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ से जुड़ाव महसूस करते हैं। देखिए, जैसे सुविधा जो है उनके उसके अनुसार दी जाए, जैसे जो शिक्षक को चाहिए उसको मिलना चाहिए, जो छात्रों को सुविधा मिलनी चाहिए उसके अनुसार मिलनी चाहिए, तो उससे क्या है कि वो उससे क्या है जुड़ाव महसूस करते हैं। तो यह जुड़ाव इन सभी शैक्षिक संस्थान में कार्यरत शैक्षिक समूह को आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है
और इस प्रत्यक्ष जुड़ाव द्वारा भावनात्मक लगाव बढ़ता है, जिससे कर्तव्य की भावना जन्म लेती है। देखिए, अगर आपको सब कुछ सही मिल रहा है, जैसे शिक्षक को उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल रही हैं, छात्रों को मिल रही हैं, तो उनकी एक भावना जागती है अपने कॉलेज के साथ। जैसे आप मान लीजिए कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी भावना जुड़ी है, जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको वो चीज़ें मिली होती हैं। सो किसी भी शिक्षक, किसी भी शैक्षिक संस्थान में सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास होता है, जिसके द्वारा ही कोई शिक्षक संस्थान उन्नति कर सकता है। प्राय बातचीत में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि वे अमुक संस्थान के पूर्व छात्र, शोधार्थी, पूर्व शिक्षक रह चुके हैं। पूर्व विद्यार्थी को जोड़ने से उस शैक्षिक संस्थान की विचारधारा, सोच का विकास होता है। तो ये संस्थागत सुविधाएं आप में होनी चाहिए। तो देखिए, यही आगे जाके शिक्षण को प्रभावित करती हैं। तो अभी हमने देखिए पढ़ा यहाँ पे कि कारक कौन से हैं, अन्य कारक क्या है जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो सारे अब आपको मैंने बता दिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।